हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, हमने स्टार्ट करे थे अपनी अकाउंटिंग की सीरीज़, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक 29 लेक्चर लगा लिए हैं और आज आपका 30th लेक्चर है, ठीक है। अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं आपने तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी और पर्टिकुलर वीडियो का भी, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम पे पार्टनरशिप तक जितने भी वीडियोस थी पर्टिकुलर चैप्टर का वो मैंने शेयर किए हैं, तो आप मुझे मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ नया करने वाले हैं और चलो उससे पहले एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि पेपर 1 की जो क्लास है, ऑनलाइन बैच है, वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप में से किसी ने भी एनरोल करना है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाएंगी। लाइव क्लासेस हुआ करेंगे, गूगल मीट पर होती हैं ये क्लासेस, ठीक है, और इन्हीं की रिकॉर्डेड वीडियोस भी बच्चों को मिल जाती हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए आज क्या है, आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स की। क्या किसकी बात करेंगे जी? शेयर्स की, ठीक है। शेयर्स से पहले हमें एक वर्ड था जिसे पढ़ना था और हमने काफी बार पढ़ लिया है। वो वर्ड कौन सा था जी? कैपिटल। कौन सा वर्ड था? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। क्या होता है? पूंजी, है ना। पूंजी मतलब वो पैसा जो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, है ना। आपने क्या करना है, आपने मान लो एक शोरूम खोलना है तो आपने उस शोरूम के लिए कितना पैसा, कितने, मान लो आपने 35 लाख रुपए उस शोरूम के लिए लगा दिया। अब वो जो 35 लाख आपने शोरूम के लिए लगाया वो क्या है? आपकी कैपिटल है, ठीक है। अब होगा क्या, होता क्या है, कंपनीज हैं इस तरह कंपनी क्या करते हैं, मान लो कंपनी में आपकी मान लो कंपनी है और आपकी कंपनी है मान लो जेड कंपनी, जेड लिमिटेड कंपनी, ठीक है। जेड लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, अपनी 35 लाख की इन्वेस्टमेंट लगा दी, 35 लाख की इसकी कैपिटल है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब 35 लाख ऑब्वियस चीज लगा दिए तो आप यही कहोगे ना कि हाँ भाई मैं कुछ प्रॉफिट कमाऊं और एटलीस्ट मैं ये 35 लाख तो कवर कर ही लूं, जल्दी से जल्दी 35 लाख तो कवर मैं कर ही लूं। और अब मेरे पास सीधी सी बात, मेरे पास अगर 35 लाख ही है और 35 लाख के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा? सोचने वाली बात है ना कि आपके पास टोटल था 35 लाख रुपए और आपने 35 का 35 लाख किसने अपनी कंपनी को खड़ी करने में आपने लगा दिया। अब उसमें आपने एम्प्लॉइज भी रखने हैं, आपने फर्दर बहुत सारा काम करना है, प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, उनकी पैकेजिंग का, उनकी ब्रांडिंग का, उनकी सेलिंग का, एडवर्टीजमेंट का, सब कुछ आपने वहां देखने हैं। उसके लिए भी कुछ आपको पैसा चाहिए होगा। अब आपको जब पैसा चाहिए होता है ना तो उस वक्त आप क्या करते हैं, इसी 35 लाख के ना कुछ टुकड़े कर देते हैं, कुछ टुकड़े कर देते हैं। मान लो आपने क्या किया, 35 लाख को ना 10-10 के टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 10 रुपए का एक शेयर बना दिया। क्या बना दिया जी? 10 रुपए का एक शेयर बना दिया, ठीक है। तो कितने हुए? आपने 35 लाख के 10-10 के टुकड़े करे और आपने 10-10 के टुकड़े कितने करे? 3,50,000 कर दिए। अब ये 3,50,000 क्या है, मैं इसे ना यहां लिखता हूं, एक सेकंड रुकिए। आपने 10-10 के क्या करे? टुकड़े कर दिए, ठीक है। 10-10 के छोटे टुकड़े कर दिए और आपने ना यहां से क्या निकाल के लिख दिया कि भाई मेरे जो कंपनी के शेयर्स है ना, टोटल शेयर्स वो कितने हैं? 3,50,000। कितने हैं जी? 3,50,000। अच्छा, एक शेयर कितने का है? एट 10 ईच। अब एक शेयर 10 रुपए का, तभी तो 3,50,000 के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 35 लाख आएगा, है ना। तो वहां पे आप क्या कहोगे कि हाँ जी मेरे जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 3,50,000 हैं और हर एक शेयर 10 रुपए का है। कितना है जी? 10 रुपए का है, ठीक है जी। तो ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स ना कुछ तरह के होते हैं, शेयर्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो वहां से क्या होता है, पैसा लेते हैं, मतलब वहां से हम लोग पैसा लेते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका इक्विटी, ठीक है, इक्विटी। एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तीसरे होते हैं आपके डिबेंचर्स, ठीक है। अब होता क्या है, ये ना इस फॉर्म में आप अपने इन शेयर्स को बना देते हो और आप ना लोगों को कहते हो, आप पब्लिक को कहते हो
किसको कहते हो आप? पब्लिक को कहते हो कि आओ जी आओ, 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए शेयर, 10 रुपए शेयर। पब्लिक आती है आपके पास और पब्लिक आगे कहती है हाँ जी हमें हमें आप अपने शेयर्स दे दो। तो उस शेयर्स को देना और जब वो लोग ले लेते हैं उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, SCRIBE, क्या कर लेना? उस शेयर्स को, उन शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेना पब्लिक के द्वारा। अच्छा, एक हमने ना कल एक बात पढ़ी थी कि कौन सी कंपनी, जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी तो कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो पब्लिक के पास जा सकती है ना? तो मैंने अगर यहां पे लिखा कि पब्लिक के पास जा सकती है, कौन सी जी, मतलब यहां पे पैसा ले सकती है, तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहां पे भी Z लिमिटेड लिखा है, Z प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा है ना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी शेयर्स नहीं इशू कर सकती है, पब्लिक से पैसा कभी भी नहीं ले सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी ले सकती है, प्राइवेट कंपनी कभी भी नहीं ले सकती। तो अपनी Z लिमिटेड जो थी वो कौन सी कंपनी थी? पब्लिक कंपनी थी। ओके, तो पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, सब्सक्राइब करवा सकती है, बिल्कुल जी करवा सकती है। अब क्या होगा, आपने किया क्या? 35 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, अब आपके पास पैसा नहीं है और आपने क्या कहा जी हाँ मैं इस 10-10 रुपए के शेयर्स को इशू कर रहा हूं, लोग आएंगे और पैसा मुझे देंगे। अब लोग आए और ये वाले जो लोग आए ना, इन्होंने आपकी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट किया। क्या किया जी? पैसे को इन्वेस्ट किया। अब आप कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं। अब आप जब कंटिन्यू काम करेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट भी होगा। क्या होगा? कुछ प्रॉफिट भी होगा, है ना। और उस प्रॉफिट में से ये जो ये पर्सन्स हैं इनको आप कुछ ना कुछ दोगे, ठीक है। तो देते क्या कुछ हैं? इक्विटी वालों को हम लोग देते हैं क्या? और प्रेफरेंस वालों को, तीनों को लिख लेते हैं पहले, प्रेफरेंस और अपना डिबेंचर्स, ठीक है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस को हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड्स देते हैं। हमने कल भी डिस्कस किया है ना। इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को मिलता है डिविडेंड्स और डिबेंचर को मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है जी? इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, तो इतने ही चीज समझ में आई। क्या कुछ हुआ कि कैपिटल, एक कैपिटल नाम का कुछ होता है भी, हाँ भी कैपिटल होती है जिसकी मदद से, जो पैसा होता है उसकी मदद से हम लोग अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं। और हमारे पास जब पैसा नहीं होता या हमको पैसे की और रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग क्या करते हैं? शेयर्स को इशू कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर शेयर, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो जाके हम पब्लिक में प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू करते हैं और पब्लिक आके उनको सब्सक्राइब कर लेती है। और सब्सक्राइब करने के बाद हमें पैसा देती है, मतलब कंपनी में पैसा दे देती है, और हम हमारा जो काम है उसे रुकने नहीं देते, उसे कंटिन्यूसली करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम होता है जब जैसे कंपनी पैसा लेती है। अब हमने पढ़ना है कि ये चीज हमने पढ़ी ना, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स, ये होते क्या कुछ हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि एक जब हमने किया था आपका डाइल्यूटेड शेयर्स वाला, है ना, बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, तो उसमें हमने एक चीज करी थी। क्या किया था जी? EBIT करा था। EBIT, पहले EBIT होती है कुछ, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट किसका होता है? इंटरेस्ट डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होता है। तो आपने देखा कि डिबेंचर्स को क्या होता है? सबसे पहले मिलता है, सबसे पहले टैक्स देने से भी पहले डिबेंचर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। उसके बाद किसको देते हैं? उसके बाद निकलता क्या अपने पास? EBAT, ठीक है, EBT, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद हम लोग कुछ माइनस करते हैं, क्या? टैक्स माइनस करते हैं एट द रेट ऑफ जो भी अपने को परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना निकल कर आता है EAT आफ्टर टैक्स। फिर हम लोग माइनस करते हैं प्रेफरेंस का डिविडेंड, डिविडेंड उनको पे कर देते हैं। फिर अपने पास निकल कर आता है क्या? EPS, ठीक है, सॉरी हाँ EP, ठीक है। तो ये क्या होता क्या है कि हम लोग को, मतलब जो भी इक्विटी वालों के लिए जो भी पैसा बचा है, ठीक है, इक्विटी वालों के लिए, तो इक्विटी वालों जितने भी पैसा बचा है और उसको कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उसके साथ जब डिवाइड कर देते हैं तो वो अपना निकलता है EPS, अर्निंग पर शेयर, कि हर एक पर्सन, हर एक शेयर होल्डर कितना कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है जी। तो होता क्या है? पहले EBIT निकलता है, मतलब हमारे पास जो भी प्रॉफिट निकल कर आया है वो, उसमें से हम लोग पहले इंटरेस्ट डिबेंचर वालों को पे करते हैं। सबसे पहले डिबेंचर को पे करेंगे, फिर उसके बाद
टैक्स पे करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस वालों को पे करेंगे, और बचा कुचा किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग देने वाले हैं। तो यहां से ये सीक्वेंस आपको पता लग गई कि हम लोग पैसा देते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा, कल एक बात और पढ़ी थी कि मालिक कौन होता है? मालिक कौन होता है आपका? मालिक या ओनर कौन है? इक्विटी है, इक्विटी वाले पर्सन है मालिक आपके। तो इक्विटी वाले पर्सन आकर मालिक हैं, तो मालिक ऑब्वियस चीज है कि दुकान वाले पहले मतलब जो भी खर्चे हैं वो पहले निपटाएगा, उस पर प्रॉफिट अपना निकालेगा। तो ये वही चीज है, इन्हीं को कंपनी खुश करना चाहती है। डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस को इतना वो भाव देते नहीं है। ठीक है, मेनली जो भाव दिया जाता है वो इक्विटी वालों को दिया है, क्योंकि इक्विटी वाले मेन बंदे हैं। अगर इक्विटी वाले हो गए नाराज तो आपकी कंपनी में मतलब हो सकती है दिक्कत। ठीक है, तो इक्विटी वाले होते हैं मेन बंदे। अब पढ़ते हैं कि ये होते कौन कौन है और इनकी जो पावर्स हैं वो क्या कुछ हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं इक्विटी के बारे में, इक्विटी या इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई होगी आपको कि हमने पढ़ा क्या कुछ। ठीक है, शेयर्स है और क्या कुछ हो रहा है अभी, कैपिटल कहाँ, कैपिटल क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, पब्लिक पे सब्सक्राइब करवाया, हमारे पास पैसा नहीं था तो पब्लिक के पास गए, ये सब समझ में आया। अब शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि होते कौन कौन से हैं। हमने देखा था ना कि ये जो हमने शेयर्स बनाए थे वो इन फॉर्म में होते, तो इन फॉर्म्स को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में अगर मैं कुछ बातें लिखता हूं तो वो क्या कुछ हो सकती हैं। पहली बात तो ये रियल ओनर्स हैं। कौन है? रियल ओनर्स हैं। सही है ना? क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो मेन पैसा लगाया है ना? इन्होंने तो मेन पैसा लगाया और इन्होंने पैसा लगाया है तो फिर यही होंगे, है ना? अच्छा जी, इनको हम लोग डिविडेंड्स देते हैं। इनको हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड्स देते हैं। बिल्कुल जी, देते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये मालिक होते हैं, इनको राइट होता है, और इनको पता, इनके पास सबसे मेन राइट पता कौन सा होता है? इनके पास सबसे मेन राइट होता है वोटिंग का राइट, वोटिंग राइट। भाई कोई भी मीटिंग हो रही है और अगर इन्हें नहीं बुलाया गया तो ये केस कर सकते हैं, ये इनको वार्निंग दे सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है? इनके पास प्रॉपर तरीके से राइट होता है कि हाँ भाई, हम मीटिंग में बैठेंगे और हमारा राइट वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो यहां पे वन शेयर होल्डर के पास वन राइट होता है, वन वोटिंग राइट होता है। ठीक है, तो वन शेयर होल्डर वन वोट। ठीक है, वन शेयर होल्डर वन वोट, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर इनके पास होती है। अच्छा, इनको पैसा कब मिलता है जी? पैसा इनको मिलता है एट लास्ट, सबसे लास्ट में, बचा कुचा, बेचारे हैं ये। ठीक है, तो बचा कुचा मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, ये होते पता कौन से हैं? बिल्कुल शॉर्ट टर्म के, शॉर्ट टर्म के। ठीक है, मान लो कोई किसी ने 4 दिन शेयर्स लिए फिर बेच दिए, किसी ने 1 साल में शेयर्स लिए बेच दिए। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस जब हम पढ़ते हैं तो वैसे तो मेनली उन्हीं का ही पार्ट आता है कि कंपनी कहाँ से जो पैसा है वो निकाल सकती है, तो उसका ही पार्ट है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा झलक दे दूं आपको कि चीज चलती क्या है। ठीक है, होती क्या कुछ है, एक बार देख लो। होता क्या है कि जो आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस है या शेयर्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं? एक तो होता है आपका शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म, एक होता है मिडल टर्म, मिडल टर्म, एंड लास्ट होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, अच्छा जी, शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म में कौन से आएंगे? आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद मिडल में कौन आएंगे? आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आएंगे, और लॉन्ग टर्म में कौन आते हैं? आपके डिबेंचर्स आते हैं। ठीक है जी, तो ये 1 साल के लिए होते हैं। ठीक है, 1 या 1 साल के लिए, 1 से 3 साल के लिए, और 3 से 5 साल के लिए, 5 साल अब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके डिबेंचर। तो ये मैं छोटी सी झलक दे दी है, बाकी मेन जो पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो कंपनी और इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? आपके रियल ओनर्स होते हैं। पहली बार डिविडेंड्स उनको पे किया जाता है, वोटिंग राइट उनके पास होता है, वन शेयर होल्डर वन वोट होता है। पैसा जो मिलता है वो सबसे लास्ट में मिलता है, चाहे वो प्रॉफिट का हो, चाहे वो लिक्विडेशन, लिक्विडेशन समझते हो? कंपनी को बंद कर दिया, तो कंपनी को बंद करने के बाद कुछ पैसा बच गया मान लो, तो सबसे लास्ट में किसे देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो पैसा चाहे प्रॉफिट का हो चाहे लिक्विडेशन को सबसे लास्ट में मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि ये कौन सी है जी? शॉर्ट टर्म
कैपिटल है, ये शॉर्ट टर्म शेयर्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आई। ये थे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसका मतलब मैंने यहाँ पे आज वो नहीं लिखा कि बहुत बड़ी बड़ी लाइंस नहीं, आज अपन छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे कि जो जो मेन है वही अपने पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये बस पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स का आप बेशक स्क्रीनशॉट लीजिए या मर्जी है भाई लिखने साथ साथ, तो अच्छी बात है, चीजें याद होंगी जल्दी। ठीक है, चलो सेकंड चीज देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका प्रेफरेंस। देखो यहां मैंने बताया आपकी शॉर्ट टर्म इक्विटी होती है, फिर लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स होती है। पहले ना ऐसा ही हुआ करता था कि शॉर्ट टर्म हुआ करता था और लॉन्ग टर्म हुआ करता था। ठीक है, इन दोनों, इसके कुछ बेचारे के राइट थे और इस बेचारे कुछ थे, तो इनके और इनके मिला के कुछ ना कुछ नई चीज निकाल के ले आए। तो इसे हम फाइनेंस के टर्म में क्या कहते हैं पता है आपको? फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करना। क्या करना? फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करना। तो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं? ठीक है, चलो देखो प्रेफरेंस शेयर्स के पास ना वो सारे के सारे राइट्स होते हैं। पहली बात तो वो सारे के सारे राइट्स होते हैं जो किसके पास होते हैं? इक्विटी वालों के पास। ठीक है, लेकिन इनके पास सिर्फ दो राइट्स ना कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, दो राइट्स एक्स्ट्रा दिखाऊं कहां पर? ये देखो, यहां पे इनको पैसा पहले मिल रहा है किससे? इक्विटी वालों से। एक राइट तो ये हुआ, तो हम लिख दें यहां पर कि क्या लिखें? पैसा पहले मिलेगा, डिविडेंड पहले मिलेगा। पैसा नहीं लिखेंगे, डिविडेंड लिखेंगे। ठीक है, DIVIDEND। तो डिविडेंड पहले मिलेगा किससे? इक्विटी से। तो डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड इज ग्रेटर देन इक्विटी, ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ भाई इक्विटी वालों को तो बाद में मिलेगा, जो बेचारा बचा कुछ है तो मिल जाएगा, नहीं बचा तो फिर राम राम, है ना। ये चीज करेंगे। ठीक है जी, अच्छा एक तो ये प्रॉफिट के दौरान हो गया, है ना, और एक ना लिक्विडेशन होता है। अभी मैंने लिक्विडेशन बताया यहां पर कि सबसे लास्ट में मिलता है। तो यहां पर भी क्या होता है? यहां पर भी ना प्रेफरेंस को ही दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी के मुकाबले, कि हाँ भाई आप अगर लिक्विडेट कर रहे हो कंपनी को तो सबसे पहले लिक्विडेशन में बचा हुआ पैसा किसको दोगे? प्रेफरेंस वालों को। तो लिक्विडेशन के टाइम पे भी इन्हें ही देते हैं। ठीक है जी, तो चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे हो लिक्विडेशन, अगर कुछ पैसा बचता है तो सबसे पहले बारी किसकी आएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। अच्छा इनके पास एक चीज है, इनके पास ना कभी भी राइट नहीं होता किसमें पार्टिसिपेट करने में। किस चीज में? किसी भी मीटिंग में। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आई। प्रेफरेंस शेयर के पास वो सारे राइट्स हैं, मगर बस एक राइट नहीं है, कौन सा? वोटिंग का। दूसरा कौन सा नहीं है? ठीक है, अच्छा देखो कंपनी वेरी करती है कंपनी एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग है। ठीक है, कोई देता है परमिशन, कोई नहीं देता। वैसे मेनली क्या है? नहीं है परमिशन कि वोट कर सके। दो मेन चीज इनके पास होती है जो इक्विटी से इनको ऊपर करवाती है। ऊपर क्या कौन सी कराती है? एक तो जी जब प्रॉफिट का पैसा बटेगा तब डिविडेंड पहले मिलेगा प्रेफरेंस वालों को, इक्विटी को उनका डिविडेंड बाद में मिलेगा। और अगर कभी लिक्विडेट होती है कंपनी तो प्रेफरेंस को पहले पैसा मिलेगा और इक्विटी को बचा कुचा बाद में मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब प्रेफरेंस शेयर्स ना कुछ तरह के होते हैं, जैसे कि होते हैं कुछ क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, बस इसको अपने देखना है, ज्यादा कुछ खास करनी नहीं है। ठीक है, एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। कौन से जी? नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टी में अकेला पार्ट और डॉट लिख रहा हूं। ठीक है, तो अपना समझ जाना। एक तो है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिव। ठीक है, थर्ड आते हैं अपने कुछ रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। ठीक है, तो है एक्चुअल में 3 दिख रहे हैं लेकिन है कितने एक्चुअल में? यहां पे दिख कितने रहे हैं? 3, लेकिन है कितने? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, रिडीमेबल। अब इनके बारे में थोड़ा बिल्कुल जरा सा समझते हैं कि ये होते क्या हैं। बिल्कुल जरा सा। ठीक है, पहले पढ़ते हैं क्यूमुलेटिव। अगर क्या है, आपका जो अमाउंट है, जो डिविडेंड का अमाउंट है, वो ना अगर 1 साल या 1 साल के अंदर नहीं पे किया गया है तो उसे आप एक्यूमुलेट कर लेते हैं।
ठीक है, और उसका अपोजिट हो जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा, इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात ये है कि हमारे जो इंडिया में ना, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव ही इशू करने हैं और क्यूमुलेटिव ही इंडिया में होते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं है कंपनी में तो भी हमेशा हमेशा क्यूमुलेटिव ही माना जाएगा, अगर वो इंटरनेशनल कंपनी है तो, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग की। तो पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, वो ना पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, कोई दौड़ भाग हो रही है, नहीं, पार्टिसिपेट करते हैं डिविडेंड्स में या लिक्विडेशन में। हमने ये पढ़ा ना, ये दोनों चीजें, यही दोनों चीजें हैं कि हाँ वो पार्टिसिपेट करेंगे कब जी, जब उन्हें लगेगा कि हाँ भाई अब डिविडेंड मिलना है तो वो पार्टिसिपेट करेंगे और वो देखेंगे हाँ भाई कितना कितना मिलेगा। तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब जस्ट यहाँ पे ये है कि हाँ भाई उनको मिलेगा और वो ले लेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। रिडीमेबल क्या होता है, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, रिडीम कर देना मतलब खत्म कर देना, और उसके बाद उसके जितने मूल कहते हैं ना, मूल जो मेन पैसा है, मान लो 100 रुपए का शेयर था तो 100 रुपए प्लस में आपको इंटरेस्ट तो आपको मिल रहा, तो इंटरेस्ट मिलता रहा। एट द एंड में जाके क्या किया, 100 रुपए आपको नक्की देके नक्की कर दिया और शेयर आपका खत्म कर दिया, ठीक है। तो शेयर को खत्म कर देना मतलब रिडीम कर देना। तो रिडीम होता है नॉन रिडीमेबल, मतलब जो हमेशा के लिए चलता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, होता क्या है रिडीमेबल में, मतलब हमेशा का मतलब पता क्या है यहाँ पर, हमेशा का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 20 साल, 20 ईयर्स, ठीक है। 20 साल के बाद मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये रिडीम हो चुका है, ठीक है, और करना भी पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो ये तीन ही थे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग और रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं डिबेंचर्स की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स इनके पास ना बेचारों पास कोई राइट नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि डिबेंचर्स का ना फायदा होता है कंपनी को। क्या होता है, फायदा होता है कंपनी को। कौन सा फायदा होता है जी, टैक्स पे बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट। क्या मिलता है, टैक्स पे बेनिफिट। पता कहां मिल रहा है, देखो ये मिल रहा, ठीक है, ये मिल रहा, ठीक है, टैक्स का बेनिफिट। हमने कल भी देखी थी एक चीज, आपको याद है कि डिबेंचर जिस फर्म में जो कंपनी थी उस कंपनी में डिबेंचर्स थे तो उससे उस कंपनी को 6,000 रुपए टैक्स कम पे करना पड़ा एज कंपेरेटिवली जिस कंपनी में एक सिर्फ और सिर्फ इक्विटी थे, ना उसमें प्रेफरेंस थे ना उसमें डिबेंचर्स थे, तो उसको 6,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़े टैक्स का, ठीक है। तो यहां पे डिबेंचर्स का सबसे बड़ा होता है कि फायदा मिलता है किस चीज का, टैक्स का, टैक्स बेनिफिट यहां पर मिलता है। दूसरा क्या है, डिबेंचर्स को ना सबसे फर्स्ट पेमेंट मिलती है, फर्स्ट पेमेंट डिबेंचर्स को मिलती है। ऐसा पता क्यों होता है, क्योंकि ये बेचारे पहले लॉन्ग टर्म के लिए हैं। किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और ये कहते हैं जी हमें ना पहले पैसा दे दो, और एक कंपनी एक्ट भी कहते हैं कि आप सबसे पहले पैसा किसको दोगे, डिबेंचर्स वालों को लिए। और डिबेंचर्स ऐसे नहीं होते 20 रुपए 30 रुपए, ऐसे नहीं, करोड़ों लाखों करोड़ों में होते हैं, ठीक है। तो हाई अमाउंट जब होती है तो वो होते हैं डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और सबसे पहले इनको पेमेंट दी जाती है और इसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट मिलता है। किस चीज का जी, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने सिलेबस में या अब जो हम करने वाले हैं शेयर इशू ऑफ शेयर्स में, जिस तरह हमने पार पे डिस्काउंट पे जो भी करना है हमने, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे उनकी एंट्री। तो उनसे पहले हमें जानना होगा कि कैपिटल्स क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, वो सब हम जानेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो जी, इसमें ना सबसे पहले होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल ना वो वाली कैपिटल होती है जो आपके MOA में लिखी गई है, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है, ठीक है। कि भाई मेरी ना मान लो मेरी ना 20 करोड़ की कैपिटल है और इस 20 करोड़ की कैपिटल से ज्यादा इंक्रीज मैं नहीं करूंगा। आपकी कंपनी क्या कह रही है कि मेरी 20 करोड़ की कैपिटल है और इतनी कैपिटल ही मेरी रहेगी, इससे ज्यादा मैं इंक्रीज नहीं करूंगा। और ये बात किसमें लिखी गई है, MOA में हम लोग लिखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ठीक है। तो इसके बारे में चलो बता ही देते हैं, MOA और AOA है क्या, ठीक है, यही बता देता हूं, रुको सुनो थोड़ा सा ध्यान से और लिखो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से, ठीक है। तो एक साइड लिखते हैं अपा MOA और एक साइड लिखते हैं अपा AOA, ठीक है। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ
एसोसिएशन, और एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी। अच्छा, पहले बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? पहली बात तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या किया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव लिखा गया है। किसका? कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, कंपनी का, कि हाँ भाई कंपनी करने क्या वाली है, ठीक है, क्यों बनाई गई है, ठीक है, उसका स्कोप, कि हाँ भाई कितना बड़ा इसका स्कोप रहेगा, किस किस जगह पे या क्या क्या काम करने वाली है कंपनी, वो सब यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना डिफाइन करती है पता क्या? पावर ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो ये चीज है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग करते क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग ना, जिस तरह कंपनी का नेम क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, ठीक है, उसका फिर सिचुएशन क्लोज आता है। सिचुएशन में हम देखते हैं भी कहाँ पे सिचुएटेड है, वो कौन सी एरिया में सिचुएटेड है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्लोज आता है, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्या है, लायबिलिटी क्या कुछ होने वाली है इसकी, ठीक है, फिर कैपिटल कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग लिखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी। फिर बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। देखो ये बहुत मेन चीजें हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे हम लोग इसके करेंगे कंपनीज एक्ट में भी अच्छे तरीके से, तो लेकिन यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। हम जब एक एक चीज को दो बार कर लेते हैं ना, मैं आपको इसीलिए साथ साथ बताता चलता हूं ताकि जब हम दोबारा करें ना तो हमको प्रीवियस वाला याद हो जाए और रिवीजन हो जाए। और रिवीजन ही जेआरएफ की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को कि रिवीजन हमें रेगुलर में साथ साथ करते रहना है। ठीक है। चलो ए के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी। इसमें लिखते क्या है? इसमें लिखते हैं हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या लिखते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें सारे के सारे लिखे जाते हैं। अच्छा, ये जो रूल्स और रेगुलेशंस है ना, वो इंटरनल मैनेजमेंट है। जो इंटरनल मैनेजमेंट, इस इंटरनल मैनेजमेंट को काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब गवर्न करती है कि भाई आपने काम इंटरनली काम कैसे कैसे करना है। ठीक है, और एक जो बिजनेस है वो किस तरह से चलाना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो है वो फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे अपन ने वहाँ पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ठीक है, तो हम लोग टेबल एफ को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टेबल्स हैं भी, टेबल एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेबल्स हैं जिसकी यहाँ पर बात करी जाती है, और कौन सा टेबल हमारे पे लग रहा है और क्या लग रहा है या नहीं लग रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो जब भी कंपनी शुरू होती है, इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो कंपनी को अपने रजिस्ट्रार को क्या दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। एक तो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हमने बात करी थी ऑथराइज्ड कैपिटल की। ऑथराइज्ड कैपिटल में हम अपनी प्रॉपर कैपिटल लिखते हैं कि हमारी एक्चुअल कैपिटल कितनी है, और वो कैपिटल कहां लिखी जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है जी। चलिए, इसका सेकंड पॉइंट कहते हैं, सेकंड पॉइंट होता है आपका जो आप इशू करते हैं, इशूड कैपिटल। कौन सा जी? इशूड कैपिटल। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपना? इशूड कैपिटल। अब आपके पास कितना थी? मान लो आपके पास 20 करोड़ थी, या हमने जो शुरुआत में एग्जांपल लिया था कि आपने 35 लाख की है, आपकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी? 35 लाख की, है ना। हमने यहां देखा था ना, ये है ना, 35 लाख की कैपिटल थी आपकी। तो आपने 35 लाख को 10-10 में डिवाइड कर दिया और आपके पास 3,50,000 शेयर्स आ गए थे, है ना। तो आपने इशू कितने किए? 3,50,000 शेयर्स को इशू किया। ठीक है, शेयर्स को इशू किया। अपने एग्जांपल किस तरह ले लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी थी? आपकी कंपनी में 35 लाख की। ठीक है, और आपने अपने शेयर्स को कितना इशू किया? 3,50,000। ठीक है जी। ठीक है, तो और ये किसके पास? इशू करने के बाद किसके पास लेके गए हो आप? पब्लिक के पास। किसके बाद? पब्लिक के पास। और पब्लिक ने क्या किया है? सब्सक्राइब किया है। क्या किया? सब्सक्राइब किया, सब्सक्रिप्शन उसने लिया है अपने शेयर्स के लिए। ठीक है, जो आपने शेयर्स को इशू किए। फिर ठीक है, उसके बाद क्या? थर्ड आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो ना ही पढ़ाओ, जस्ट अभी आपने बताया है कि सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब कैपिटल होती कौन से। बिल्कुल सही। जो आपने इशू किए थे उसमें से जितने सब्सक्राइब करे हैं,
आपकी पब्लिक ने, वो हो गए आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहते हैं कि कंपनीज एक्ट जो 2013 है वो कहते हैं कि आपने जितने भी सब्सक्रिप्शन करी है उसका 90%, मतलब सॉरी, जो भी आपने इशू किए हैं उसका 90% आपके कम से कम सब्सक्राइब्ड होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप वापस कर लीजिए। अच्छा, अब सब्सक्राइब में ना दो चीजें आती हैं। ठीक है, यही आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी जब आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, एक तो होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ठीक है, और एक होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, नॉट फुली पेड। ठीक है, तो देखो, मान लो आपने क्या किया, आपने 100 रुपए का एक शेयर ले लिया। एग्जांपल लेते हैं, जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे। मान लो आपने 100 रुपए का एक शेयर ले लिया, ठीक है, और 100 रुपए का शेयर लेने के बाद 100 रुपए कंपनी को पे कर दिए। क्या कर दिए? पे कर दिए। ये तो हुआ कि हाँ भाई, आपने जितना सब्सक्राइब किया था और उतना ही आपने पे कर दिया। आपने एक ही शेयर लिया था और आपने सारा का सारा पे कर दिया। आपने 10 शेयर लिए थे और आपने 10 शेयर का सारा पैसा पे कर दिया। ठीक है, एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। मान लो आपने एक शेयर लिया था 100 रुपए का, और 100 रुपए का शेयर लेने के बाद आपने क्या किया, 80 रुपए पे कर दिया। कितना जी? 80 रुपए पे कर दिया और 20 रुपए पे नहीं किया। 20 रुपए पे नहीं किया। ठीक है जी, तो ये होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। ठीक है, आपने सब्सक्राइब तो किया लेकिन फुली पेड नहीं किया हुआ, फुली पेड नहीं किया हुआ। उसके बाद आती है जी फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होता है अपना कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है जितना मांगा गया, जो आपसे मांगा गया। मान लो आपका जो एक शेयर था वो था 100 रुपए का। कितना है जी? 100 रुपए का एक शेयर था। कंपनी ने आपसे ना 80 रुपए मांगे। कंपनी ने आपसे 80 रुपए मांग लिए, आपने 80 रुपए पे कर दिए, 80 रुपए पे कर दिए। लेकिन 20 रुपए ना तो कंपनी ने आपसे मांगे और ना ही आपने पे करे। क्यों? क्योंकि जो आपने जब मांगे नहीं तो हम अपनी जेब से पागल थोड़ी ना देंगे, है ना। ये वाले जो पैसा बचा के रखती है ना कंपनी, ये जान के बचा के रखती है ताकि अगर कल को लिक्विडेशन होता है, क्या होता है, लिक्विडेशन होता है, तो हम लोग अपने शेयर होल्डर से पैसा मांग सके। अब ना वहां पे दो चीजें आती है। जब आपकी लिक्विडेशन होती है तो लिक्विडेशन में ना दो बंदे आते हैं। एक तो होते हैं आपके शेयर होल्डर्स, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं। वैसे तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज में ए और कॉन्ट्रीब्यूटरी बी होते हैं, मगर मैं यहां पे आपको थोड़ा सा मतलब तरीके से बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो एक होते हैं आपके शेयर होल्डर्स जो आपके प्रेजेंट हैं, मतलब प्रेजेंट का मतलब हाजिरी वाले नहीं, मतलब प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट शेयर होल्डर्स जो आज के टाइम पे शेयर होल्डर्स हैं। और एक होते हैं आपके पास्ट के शेयर होल्डर्स। अच्छा, पास्ट के शेयर होल्डर्स कितने? पास्ट 10 साल पुराने? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ 1 साल पुराने। कितने? 1 साल पुराने। ठीक है, होता क्या लिक्विडेशन के दौरान में, जब पैसे की कमी पड़ते हैं ना, तो या तो प्रेजेंट शेयर होल्डर से मांगते हैं कि हाँ भाई आप पैसा दो, उनके पास नहीं है ना, वो पैसा नहीं दे सक रहे, तो आप जाओगे जो आपके 1 साल, जस्ट 1 साल पुराने शेयर होल्डर्स हैं और उन्होंने पूरा का पूरा पैसा अभी तक पे नहीं किया। मान लो आपके पास यहां पे थे 1000 शेयर होल्डर्स, 1000 में से 800 ने तो पूरा का पूरा पेमेंट करा था और 200 शेयर होल्डर्स ने अपने 2 रुपए नहीं दिए थे, 2 रुपए नहीं दिए थे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इन 200 से सिर्फ 2 रुपए की डिमांड कर सकते हो, मतलब पर पर्सन 2 रुपए की डिमांड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 रुपए का शेयर था 10 की डिमांड करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 8 रुपए तो आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, 2 रुपए नहीं दिए थे, तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग 2 रुपए के लिए ही लायबल होंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉल्ड अप कैपिटल, कि जितना कंपनी ने मांगा है वो आपने उन्हें पे कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आती है पेड अप कैपिटल। 5th पॉइंट आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है, जितना कंपनी ने मांगा आपने उतना उनको पूरा दे दिया। मान लो कंपनी ने आप शेयर कितने का था, 100 रुपए का, कंपनी ने मांगे कितने, 80 रुपए। कंपनी ने मांगे कितने, 80 रुपए। एक केस है तो कि कंपनी को आपने 80 रुपए पे कर दिए। ठीक है, अच्छा, एक केस ये हो सकता है कि कंपनी ने आपसे मांगे 80 रुपए और आपने उन्हें दिए सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए पे किए। ऐसा भी हो सकता है,
है ना, ज्यादा तो दोगे नहीं ना, कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी पर्सन कंपनी को ज्यादा थोड़ा ना देगा, मतलब धक्के से थोड़ा कि अपने जेब से पैसा लगाने वाली बात है। तो होता क्या है, पेड अप कैपिटल में क्या है कि जितने का शेयर है, शेयर जितने का है उसमें से जितने मांगे वो क्या है वो क्या है कोल्ड अप। ये क्या है कोल्ड अप, हमने भी पढ़ा ना कोल्ड अप, तो ये क्या होगा कोल्ड अप। और जितने आपने जितने दे दिए, मतलब आपके शेयर होल्डर ने जितने दे दिए, वो क्या हुआ आपका पेड अप कैपिटल हुआ। ठीक है, तो ये आपका कोल्ड अप और ये आपका पेड अप कैपिटल। ठीक है जी। अब बात करते हैं सबसे मेन की रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, सर जी रिजर्व कैपिटल ना पढ़ाओ, क्योंकि रिजर्व कैपिटल तो हमको पता है जो प्रॉफिट से निकलता है, नहीं प्रॉफिट से निकलता है वो रिजर्व कैपिटल नहीं होता, वो कैपिटल रिजर्व होता है। दोनों में फर्क है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में। अभी डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी चीज है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, आपने यहां पे देखो, ध्यान से देखो, पेन चेंज कर लो, एक मिनट रुको, ध्यान से देखो, ध्यान से। कंपनी ने आपसे कितने मांगे जी, 80 रुपए मांगे। कंपनी ने कितने मांगे, 80 रुपए मांगे। 20 रुपए उसने नहीं मांगे। 20 रुपए कब मांगेगा, जब लिक्विडेशन होगा या फिर वाइंड अप होगा। वाइंड अप होगा, वाइंड अप मतलब या लिक्विडेशन मतलब कंपनी को बंद करना। ठीक है, जब कंपनी बंद होगी तब उस वक्त ये पैसा मांगा जाता है। मैंने अभी आपको बताया किन किन से, या तो प्रेजेंट शेयर होल्डर से या फिर पास्ट शेयर होल्डर से, मतलब इन्हें को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो जो 20 रुपए बचा हुआ है ना, इस 20 रुपए को कहते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल। इस 20 रुपए को कहते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल। छोटी सी चीज थी, बस ये चीज याद रखना, इस 20 रुपए को हमेशा मांगा जाएगा कंपनी के द्वारा वाइंड अप के दौरान। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कंपनी जानबूझ के करती है, कंपनी जानबूझ के करती है कि आपसे 80 रुपए मांग लेती है और 20 रुपए टाल देती है कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। अब वो बाद कब आता है, क्योंकि हालांकि तो ओनर्स जो होंगे वो तो यही चाहेंगे कि हमारा बिजनेस चलता रहे, है ना। कोई भी बिजनेस खड़ा होता तो इसी मंशा के साथ होता है कि हमारा बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, लिक्विडेट करना या वाइंड अप करना हो जाता है, तो कंपनी अपने आप को सिक्योर करके रखती है कि हाँ जी हम अब वाइंड अप करने जा रहे हैं, आप आके पैसा दो। ठीक है, तो वाइंड अप के दौरान इस पैसे को मांगा जाता है। जो इस पैसे को कहते क्या है, अब रिजर्व कैपिटल तो कहते हैं, रिजर्व कैपिटल का ही पार्ट है, लेकिन इस पैसे को कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, क्योंकि ये पैसा मांगा ही नहीं गया था। मांगा कितना गया था, 80 रुपए मांगा गया था, और 80 रुपए को हमने क्या कहा, कोल्ड अप कहा, और 20 रुपए मांगा ही नहीं गया था, तो इसे हमने क्या कहा, अनकॉल्ड कैपिटल कहा। ठीक है, लास्ट है, दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में फर्क क्या है। ठीक है, तो यहां पे ये था अपना रिजर्व कैपिटल वाला। ठीक है, तो इस तरफ लिखता है पर रिजर्व कैपिटल, और इस तरफ लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, चलिए रिजर्व कैपिटल में क्या है, सिंपल सी चीज है, एक एग्जांपल से समझेंगे। 100 रुपए है, अभी हमने किया, कोई बात नहीं दोबारा कर लो, रिवाइज हो जाएगा। 100 रुपए का है, 100 रुपए का शेयर है, और 100 रुपए के शेयर में से कंपनी ने मांगा आपसे 80 रुपए। कंपनी ने मांगा 80 रुपए। दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक तो आपने 80 रुपए पूरे का पूरा पे कर दिया, आपने एक नहीं पे किया, तो ये तो हुआ फुली पेड अप हुआ, और ये हुआ नॉट फुली पेड अप। ठीक है जी, 80 रुपए मांगे थे, आपने 80 ही दे दिए, मान लो 80 दे दिए, आप इसको नहीं करते, कंफ्यूजन नहीं करते क्रिएट। 80 रुपए मांगे थे, 80 दे दिए। 20 रुपए मांगे ही नहीं थे, और तो हमने 20 रुपए दिए भी नहीं, और इस 20 रुपए को हम लोग डाल देते हैं रिजर्व कैपिटल में। किसमें डाल देते हैं, रिजर्व कैपिटल में। और जब क्या होता है, वाइंड अप होता है, तब हम लोग इससे मांग लेते हैं और इसको डाल देते हैं रिजर्व कैपिटल में। मतलब हुआ क्या कि 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए मांगे थे, 20 रुपए नहीं मांगे थे, और जब वाइंड अप होगा तो वाइंड अप के दौरान में हम लोग उस 20 रुपए को मांग के रिजर्व कैपिटल में डाल देंगे। रिजर्व कैपिटल समझ में आया, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की। अब कैपिटल रिजर्व ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग का पार्ट इसे कह सकते हैं। ठीक है, मान लो आपकी ना एक कंपनी है, सॉरी कहां गया, हाँ, मान लो आपकी ना एक कंपनी है, और उस कंपनी का जो काम है ना, वो काम क्या है, शूज बनाने का। ठीक है, मान लो शूज बनाने का काम है। ठीक है जी, हमने शूज बनवाए हैं,
अच्छा जी, शूज पे ना, शूज बनाने की एक मशीन है, क्या है, मशीन है, मशीन थी जी 2 लाख रुपए की। कितनी की जी? 2 लाख रुपए की, ठीक है, ओके। मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख रुपए की। और मशीन ना बेचारी खस्ता हाल होगी, क्या होगी? खस्ता हाल होगी, या यूं कह लो कि आपने ना उसको किसी और को बेच दिया। आपको पता था उसकी खामियां कि इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स है, और आपने ना किसी और चूना लगा दिया, ठीक है। तो बिजनेसमैन तो है ही, तो थोड़ा सा कर सकते हैं घपला, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने उस मशीन को सेल कर दिया। कितने का सेल करा जी? 2,50,000 का। मतलब आपने 50,000 रुपए इस खराब मशीन से भी प्रॉफिट कमा लिया। और इसे ही कहते हैं कॉमर्स वाले बच्चे, बिजनेसमैन का दिमाग, ठीक है। ठीक है जी, ये पता क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ, ये मैंने कहा ना, यहां से भी आपने प्रॉफिट कमा लिया। ये प्रॉफिट पता कौन सा प्रॉफिट हुआ? आपका कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा जी? कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा, कैपिटल प्रॉफिट क्यों हुआ? क्या मशीन बनाना, सॉरी, मशीन बेचना आपका रोज का काम है? ध्यान से सोचो, आपका रोज का काम क्या है? शूज बना के बेचना या मशीन बना के बेचना? सर, शूज बना के बेचना है हमारा रोज का काम, मशीन बना के बेचना नहीं है। मशीन तो जस्ट यूं खराब हो गई थी, या हमको बेचनी थी, हमें नई मशीन लानी थी, तो हमने बेच दी उसे, है ना। तो यहां से बेचने के बाद जब आपका काम कुछ और हो, जब आपका काम कुछ और हो, आपकी कुछ कैपिटल लगी हुई है, कुछ असेट है, आप बेच रहे हैं, हालांकि आपका वो काम बेचने का नहीं है, आपका रेगुलर में काम कुछ और है, और वहां से कुछ प्रॉफिट निकल कर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर एक तो केस हुआ ये कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन अगर आपने क्या किया, शूज को आपने क्या किया, मशीन बनाने का काम है। अब आपका क्या है? मशीन बनाने का ही काम है, और आपने मशीन बना बना के बेच दिए, मशीन बना के बेचे, बहुत सारे सेल करे, और सेल करके मान लो आपने कमाया 5 करोड़ का प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हम लोग पता क्या कहते हैं? इस प्रॉफिट को कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। मैंने आपको शुरुआत से पढ़ाया कि रेवेन्यू में और प्रॉफिट में फर्क होता है। रेवेन्यू होता है जितनी आपने सेल करी है, उसमें से जब आप माइनस करते हो अपने एक्सपेंसेस को, वहां से निकलता है आपका प्रॉफिट। क्या निकलता है? प्रॉफिट, है ना। अगर आपका रेगुलर में काम ही मशीन बना बना के बेचना है और वहां से प्रॉफिट निकालना है, तो उस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका काम मशीन बनाने का नहीं है, आपका काम ही कुछ और है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट, अगर वहां से कोई प्रॉफिट जनरेट होता है तो, ठीक है। और ये चीज क्या होती है? आपके जो कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, ये दोनों की दोनों आपकी है तो प्रॉफिट का पार्टी, बस ये है कि कुछ चीजें कैपिटल से निकल कर आई हैं, मतलब अपना रोजमर्रा का नहीं है, ठीक है। इसे अपना रिकरिंग नेचर का भी कहते हैं, रिकरिंग नेचर, ठीक है। रिकरिंग मतलब रोजमर्रा का काम, ठीक है। तो क्या है? आपका रेगुलर का कुछ है, प्रॉफिट निकल रहा है, रेगुलर में जो सेम काम कर रहे हैं उससे कुछ प्रॉफिट निकल रहा है, जो आपका एक्चुअल काम है उससे कहते हैं हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो वो होता है आपका कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है जी। अच्छा, हमने दोनों चीजें समझ ली, लेकिन ये आपने सबसे ऊपर ना ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। ये कैपिटल रिजर्व क्या लिखा है? कैपिटल रिजर्व। तो ध्यान से देखो, रिजर्व कैपिटल तो ये था जब वाइंड अप के टाइम हम लोग अनकोल्ड में से, अनकोल्ड का पार्ट होता है, तो अनकोल्ड वाला जो पैसा हमने मांगा है, ठीक है, अनकोल्ड वाला, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है जी? आपका जो कैपिटल प्रॉफिट निकल कर आया है, और इस कैपिटल प्रॉफिट में से आप कुछ रिजर्व को मेंटेन कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व। और अगर आपका जो रोजमर्रा का काम है, जो आपका एक्चुअल काम है, मान लो मशीन बनाना ही आपका रेगुलर में एक्चुअल काम है, और उसे बना के आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपको क्या होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। और इसी प्रॉफिट में से अगर आप क्या बचाते हैं? रिजर्व बचाते हैं, तो वो कौन सा रिजर्व होगा? रेवेन्यू रिजर्व होगा। कौन सा रिजर्व होगा? रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है जी। तो ये चीज समझ में आई कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में फर्क क्या होता है। आगे चीज समझ में, इतना ही करना है आज, इसके बाद नहीं करेंगे। एक झलक देख लेते हैं कि आज क्या कुछ किया है, और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछो, ठीक है। देखो, तो शेयर्स आज हमने किया कि शेयर्स होते क्या है? कुछ
छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं अपनी पूरी कैपिटल को, और उस कैपिटल को डिवाइड करने के बाद हम लोग बनाते हैं शेयर्स, और उन शेयर्स को पब्लिक में ले जाकर हम लोग सब्सक्राइब करवाते हैं अपनी पब्लिक से, मतलब पैसा लेते हैं पब्लिक से। इसे हम लोग कहते हैं शेयर्स। ठीक है, अपनी मतलब कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, शेयर्स कितने तरह के होते हैं? इक्विटी शेयर, डिबेंचर शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। तो हमने देखा कि इक्विटी के पास, इक्विटी पहली बात तो रियल ओनर है, डिविडेंड मिलता है इनको, वोटिंग राइट्स इनके पास है, एक शेयर होल्डर के पास एक राइट है। ठीक है, और सबसे लास्ट में बेचारों के पास बचा कुचा मिलता है सब कुछ। शॉर्ट टर्म की कैपिटल है, शॉर्ट टर्म का फंड रेज कर सकते हैं यहां से हम। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स के पास है तो सब कुछ यही इनके वाला, लेकिन इनके पास दो चीजें खामियां हैं, एक सेकेंड, दो फायदे और एक खामी ये है कि एक तो पहली बात वो वोटिंग नहीं कर सकते, दूसरा क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड्स जो होते हैं वो पहले मिलते हैं इक्विटी वालों से अगर वो प्रॉफिट की बारी है, और अगर लिक्विडेशन की बारी है तो भी उनको पहले ही मिला करेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस वालों को पहले ही प्रेफरेंस दी जाती है। किससे दी जाती है? इक्विटी वालों से, डिबेंचर से नहीं। डिबेंचर तो सबसे पहले प्रेफरेंस है, डिबेंचर तो टैक्स से भी पहले प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट से पहले भी प्रेफरेंस है डिबेंचर्स वालों को तो। ठीक है जी, ठीक है। फिर बात करते हैं डिबेंचर्स के। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इनका एक सबसे बड़ा फायदा कंपनी को ये होता है इशू करने का कि टैक्स का बेनिफिट इन्हें यहां से मिलता है। ठीक है जी, और इनको सबसे पहली पेमेंट दी जाती है। ठीक है, तो ये है अपने डिबेंचर्स। अब इसके बाद कुछ ऑथराइज्ड कैपिटल थे। ऑथराइज्ड कैपिटल में एमओए और एओए हमने पढ़ा। तो एमओए में जो भी कैपिटल हम लोग लिखते हैं कि हाँ भाई हमारी कैपिटल कितनी है, ठीक है, वो होती है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। उसमें से जितनी आप इशू कर देते हैं वो होती है आपकी इशूड कैपिटल। जितने सब्सक्राइब कर लेते हैं जो पब्लिक है वो होती है आपकी कौन सी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल में दो चीजें हमने पढ़ी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में जितने सब्सक्राइब करें उतना पैसा हमको दे दिया। और एक चीज यहां पर यह है कि अगर सब्सक्राइब किया और जितना पैसा था उतना नहीं दिया तो वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। ठीक है, फिर कॉल्ड अप होता है, जितना मांग लिया, जितना कंपनी ने मांगा वो होता है कॉल्ड अप, और जितना आपने दिया वो होता है आपका पेड अप कैपिटल। उसके बाद अनकॉल्ड, मतलब अनकॉल्ड का पार्ट होता है। अनकॉल्ड कौन सा हुआ? ये वाला अनकॉल्ड। ठीक है, ये अनकॉल्ड और ये कोल्ड। तो कोल्ड वाला जो 80 रुपए मांगा है और 20 रुपए अनकॉल्ड, तो जो नहीं मांगा वो पार्ट बनता है रिजर्व कैपिटल का। ठीक है जी, तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में हमने फर्क समझ लिया कि रिजर्व कैपिटल कौन सा होता है? जो अनकॉल्ड का पार्ट होता है। इसे सिर्फ और सिर्फ तब मांगा जाएगा जब वाइंड अप होगी कंपनी। और रिजर्व कैपिटल रिजर्व क्या होता है? अगर आपका रिकरिंग नेचर का बिजनेस है और आपको वहां से जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो वो होगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, और वहां से आप कुछ रिजर्व बचाते हैं तो वो होगा आपका रेवेन्यू रिजर्व। लेकिन आपका रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट नहीं है, आप कभी कभार ये प्रॉफिट कमाते हैं, अपने कैपिटल नेचर की प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसे आप कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और वहां से जो प्रॉफिट को आप मेंटेन करते हैं, सॉरी रिजर्व को मेंटेन करते हैं, वो होता है आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, चलिए तो इतना कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।